हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में भौतिक विज्ञान कक्षा 12 जिसमें पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इस चैप्टर में कुछ हेडिंग्स यहाँ पर हैं। विद्युत आवेश, आवेशों के प्रकार, उनके गुण और इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आवेशन की विधियाँ। तो इस वीडियो में इन हेडिंग्स को एक एक करके आप लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके ऐतिहासिक बातों को ना समझते हुए हम लोग केवल मूल पॉइंट्स को समझेंगे। तो विद्युत आवेश से समझते हैं। प्रकृति में ऐसी कई प्रकार की वस्तुएं हैं जिनको आपस में रगड़ने पर उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी जब हम उसको हल्की वस्तुओं के पास ले जाते हैं या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो उनमें ये विशेष गुण किसके कारण उत्पन्न होता है? जब हम वस्तुओं को घर्षण करते हैं तब उनमें ये विशेष गुण उत्पन्न होता है। तो इस स्थिति में कहा जाता है कि वस्तु जो है विद्युतमय हो गई, अर्थात उसने आवेश ग्रहण कर लिया। तो किसी वस्तु का आवेशित होना विद्युत आवेश कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एक गुब्बारा ले लेते हैं और उसको गुब्बारे को बिना किसी वस्तु से घर्षण किए कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े गुब्बारे की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। इसी तरह यदि हम गुब्बारे को अपने सूखे बालों से रगड़कर पुनः कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि ये कागज़ के टुकड़े गुब्बारे में चिपक जाते हैं, यानी इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये गुण गुब्बारे में कब आया? जब हमने सूखे बालों से रगड़ा, तब उनमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया जिसके कारण ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो विद्युत आवेश की परिभाषा से किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक देख लेते हैं। इसका SI मात्रक होता है कूलाम या एम्पियर सेकेंड। ये इसका मात्रक है। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकेंड होता है। और विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। तो इसकी परिभाषा आप लोग फिर से कंफर्म कर लीजिए। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। चलिए अब नए हेडिंग की ओर चलते हैं। आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो विलियम गिलबर्ट के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि जब वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उससे 2 प्रकार के आवेश प्राप्त होते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। एक कांच की छड़ ले लेते हैं और इसको रेशम के कपड़े से रगड़ लेते हैं। रेशम से कपड़े को रगड़ने के बाद इसको हम एक हुक द्वारा टांग देते हैं। कांच का छड़ है ये, कांच का। उसी तरह एक और हम कांच का छड़ ले लेते हैं और इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़कर यहाँ पर हुक से टांग देते हैं।
अब हम दूसरे वाले कांच की छड़ को पहले वाले कांच की छड़ की ओर ले जाते हैं तो देखते हैं कि ये वाला छड़ जो है इससे दूर हटने लगता है। इसी तरह अगर हम लोग एबोनाइट की छड़ ले लें, एबोनाइट की एक छड़ ले लेते हैं, इसको जो है बिल्ली के खाल से रगड़कर यहाँ हुक से टांग देते हैं और एक और छड़ ले लेते हैं एबोनाइट की और इसको भी बिल्ली के खाल से रगड़ करके पहले वाले छड़ के पास लाते हैं तो देखते हैं कि पहला वाला छड़ इससे दूर हटने लगता है, तो इन दोनों पॉइंट से यह निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकार के आवेश यानी समान प्रकार से आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, क्योंकि ये कांच की छड़ भी और ये कांच की छड़, दोनों कांच की छड़ किससे रगड़ी हुई है? रेशम के कपड़े से, जिसके कारण इसमें समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। यहाँ एबोनाइट की छड़ भी दोनों किससे रगड़ी हुई हैं? बिल्ली के खाल से, तो इसमें भी समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण इनको एक दूसरे के करीब लाने पर इनमें प्रतिकर्षण होता है। अब इसी का उल्टा समझते हैं। एक कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़कर यहाँ पर टांग देते हैं और दूसरा एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर यहाँ पर टांग देते हैं। अब बिल्ली के खाल से रगड़ने के बाद यहाँ पर इसको एबोनाइट की छड़ को टांग देते हैं। अब कांच के छड़ को इसके करीब ले जाते हैं, एबोनाइट की छड़ के करीब ले जाते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों आकर्षित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? आकर्षित, यानी अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो यहाँ पर आवेश क्या हो गया? विपरीत प्रकार का। ये रेशम के कपड़े से रगड़ा हुआ है छड़, कांच की छड़ है, और ये बिल्ली के खाल से रगड़ा हुआ है जो कि एबोनाइट की छड़ है। अब इनको आपस में जब लाया गया तो ये क्या करने लगे? आकर्षित करने लगे, यानी कि इनमें विपरीत प्रकार का आवेश है जिसके कारण इसमें आकर्षण हो रहा है। तो सिंपल सा है कि जब विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुएं होंगी तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो आवेशों के दो प्रकार होते हैं जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन कौन सा नाम? पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश व ऋणावेश। तो इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं। धनावेश क्या है? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न हुए आवेश को क्या कहेंगे? धनावेश। यानी कोई वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे धनावेश। धनावेश को एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कांच का छड़ ले ले और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच के छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जिसके कारण कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है। इसी तरह ऋणावेश, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उसमें उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। यानी जो भी पदार्थ है अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसके कारण आवेश जो उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं जिसके कारण एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। अब समझते हैं विद्युत आवेशों के गुण। विद्युत आवेशों के गुण। विद्युत आवेशों के गुण, इसको पॉइंट में समझेंगे। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। जी हाँ,
आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। तो जब समान प्रकार की आवेशित वस्तुएं होंगी, जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने पढ़ भी चुके हैं कि जब समान प्रकार की वस्तुएं होंगी आवेशित, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, और जब विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुएं होंगी तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरह दूसरा पॉइंट है आवेश का संरक्षण। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी हम ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेशों की, चलिए तीसरा हेडिंग देखते हैं, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। तो हम यहाँ पर एक यन कोई निकाय ले लेते हैं और इसके विभिन्न कणों पर अलग अलग आवेश उपस्थित हैं। जैसे यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 Qn तक ले लेते हैं। एक निकाय है जिस पर विभिन्न आवेश उपस्थित हैं और इस निकाय का कुल आवेश हमें ज्ञात करना है। तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए उस पर उपस्थित विभिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग कर लेंगे, यानी इनको हम जोड़ लेंगे। प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 Qn तक। तो इस प्रकार हमें निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का पता चल जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं अगला हेडिंग, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। तो प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है, यानी वो सदैव आवेश जो है एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N बराबर 1, 2, 3, 4, यानी मूल आवेश E जो है वो पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ले सकते हैं, तो E जो है पूर्ण गुणज के रूप में ही प्राप्त होगा। यहाँ जैसे प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E इस रूप में पूर्ण गुणज होगा, ना कि 0.5E या 2.5E के रूप में। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, केवल और केवल पूर्ण गुणज के रूप में ही प्राप्त होगा। तो यहाँ मिल्कन के अनुसार E का मान 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम प्राप्त हुआ। मिल्कन ने प्रयोग किया था जिसके आधार पर E का मान 1.6 × 10 की पावर -19 प्राप्त हुआ था। कुछ और भी कण हैं जिन पर अलग अलग आवेश होते हैं, जैसे यहाँ पर गैलमान ने कुछ ऐसे कणों की खोज की जिस पर आवेश E/3 व 2E/3 इतना हो सकता है। गैलमान ने एक अन्य कणों की खोज की है, एक विशेष प्रकार की कण की खोज की है जिस पर इतना आवेश हो सकता है, और उन कणों को क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क। ये गैलमान ने जिन कणों की खोज की थी जिस पर आवेश इतना हो सकता है, और उन कणों को क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। चलिए अब अगले हेडिंग की ओर चलते हैं, विद्युत आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत।
तो विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन समझते हैं क्या होता है। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। जी हाँ, तो देखिए आप लोग पिछले ही कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो परमाणु का जो समस्त भार होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, उसके केंद्रीय भाग में, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। तो परमाणु का समस्त भार कहाँ पर उपस्थित होता है, नाभिक में। तो यहाँ पर हम नाभिक ले लेते हैं। और नाभिक दो मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नामक कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, जिस पर आवेश होता है ऋणावेश, जिस पर ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश ऋणावेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होगा, यानी दोनों पर आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होगा प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होगा। तो इसी तरह इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यदि परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए। कोई परमाणु है, उसमें से हमने एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण वो धनावेशित हो जाएगा। तो किसी वस्तु का धनावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है, यदि हम किसी परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो किसी वस्तु तो अधिकता होने के नाते वो परमाणु जो है ऋणावेशित हो जाएगा। तो किसी वस्तु का ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु का ऋणावेशित होना इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। इसी तरह चौथे पॉइंट्स को देखते हैं, तीसरे पॉइंट को। तो यहाँ पर किसी भी परमाणु का ऋणावेशित होने के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं, ना कि प्रोटॉन। क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इसलिए इन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं में गति करता रहता है। तो इसीलिए कोई भी वस्तु आवेशित होती है तो वो केवल इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्रोटॉन के कारण नहीं। केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन। अगला हेडिंग देखते हैं, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। आवेशन की कौन कौन सी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा एवं प्रेरण द्वारा। तो पहला पॉइंट समझते हैं, घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेशन। तो जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं हम लोग, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा वस्तु पर जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ये किस विधि द्वारा आवेशित हो गई वस्तु? घर्षण द्वारा। यानी जब उनको रगड़ा गया तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, जिस कारण वो वस्तु आवेशित हो गई। तो इस विधि को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। इसी तरह दूसरा है चालन द्वारा, चालन या स्पर्श। तो एक हम यहाँ पर अनावेशित चालक वस्तु ले लेते हैं,
और दूसरा हम एक आवेशित वस्तु ले लेते हैं, चल चाहे वो माइनस यानी कि ऋण हो या फिर प्लस चार्ज हो, और हमें इससे स्पर्श करा देना है। तो जैसे ही स्पर्श कराएंगे इसमें उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, यानी ये भी उसी प्रकृति का चार्ज हो जाएगा। जैसे माइनस क्षण हम इससे स्पर्श करा देते हैं तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा, अगर प्लस टच कराते हैं तो प्लस चार्ज हो जाएगा, यानी समान प्रकृति का ही उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसको हम स्पर्श कराते हैं तब। तो ये कौन सा विधि कहलाता है? चालन द्वारा यानी स्पर्श द्वारा। जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो अनावेशित वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, तो हम यहाँ एक स्टैंड ले लेते हैं और इस पर चालक धातु का गोला रख देते हैं। अब इस गोले को हमें चार्ज करना है यानी आवेशित करना है बिना स्पर्श किए, यानी बिना स्पर्श किए अगर हम किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित कर देते हैं तो वो प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो इसको हम कैसे आवेशित करेंगे? अब ये अभी चार्ज नहीं है, यानी इस पर प्लस माइनस समान संख्या में होंगे। इसी तरह अब हम इसको चार्ज करना जा रहे हैं, इसके करीब एक जो है आवेशित वस्तु को लाते हैं। इसके करीब एक हम चाहे धन या ऋण आवेशित वस्तु को लाएंगे। तो जैसे ही इसके करीब हम चार्ज वस्तु को लाएंगे तो इसमें जो धन एवं ऋण चार्ज हैं वो यानी धन की ओर ऋण आ जाएगा और उसके दूसरी तरफ जो है धन हो जाएगा। ये आप जानते ही हैं कि विपरीत प्रकार के चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस तरफ यहाँ पर आ गया। अब हम इसके तीसरे स्टेप में समझते हैं, पहला दूसरा। अब इस गोले को एक चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं या भू संपर्कित कर देते हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेप होगा, जब हम इसको भू संकर्पित कर देंगे, यहाँ पर संपर्क कर दिए चालक तार द्वारा, तो यहाँ पर जो धन आवेश है यानी कि प्लस चार्ज वो पृथ्वी में समाहित हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इस चालक तार को हटा देते हैं। तो जब चालक तार को हटा देंगे तो इस पर जो माइनस चार्ज है वो पूरे गोले में फैल जाएगा। तो इस प्रकार उसमें जो है आवेश प्राप्त हो गया यानी कि आवेशित हो गया। तो इसको पुनः एक बार फिर से समझते हैं। एक हम स्टैंड लेते हैं, इस पर एक चालक धातु का गोला रखते हैं। चूंकि अभी यह विद्युत उदासीन है इसलिए इसमें प्लस माइनस की संख्या बराबर होगी। अब हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, इसके करीब एक यहाँ पर आवेशित वस्तु लाते हैं। अब इसमें आवेशित वस्तु जैसे ही लाते हैं इसकी ओर अगर ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस। तो इस तरह वितरित हो गए गोले में। अब अगले पॉइंट में क्या करते हैं कि इस गोले को चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो पृथ्वी से जोड़ने के बाद इसमें प्लस जो चार्ज है वो पृथ्वी में समाहित हो जाता है। अगले स्टेप में हम देखते हैं चालक तार को हटा देते हैं। चालक तार को हटा देंगे तो इस गोले पर जो है पूरा का पूरे गोले पर माइनस चार्ज फैल जाएगा और इस प्रकार जो है ये गोला आवेशित हो गया। तो इस प्रकार जो आवेशन होगा वो प्रेरण द्वारा आवेशन होगा। या फिर इसी तरह यहाँ पर माइनस चार्ज ले लीजिए। तो माइनस चार्ज जब हम लेंगे तो यहाँ पर इस पृष्ठ की ओर
प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पृष्ठ की ओर माइनस। अब हम क्या करते हैं, इसको पुनः जो है चालक तार से पृथ्वी से टच कराते हैं और इसमें जो माइनस चार्ज है वो पृथ्वी में समाहित हो जाता है और इस प्रकार जो है जब हम चालक तार को हटा लेते हैं तो यहाँ पर गोले पर जो है प्लस चार्ज फैल जाता है और ये जो है आवेशित हो जाता है। तो कोई भी धात्विक वस्तु होगा, अगर हम उसको बिना टच किए चार्ज करना चाहते हैं तो आवेशित वस्तु को उसके करीब लाएंगे तो उसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने माइनस चार्ज लाया तो उस पर प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ, अगर और धन लाए थे तो उस पर माइनस चार्ज उत्पन्न हुआ था। तो यही विधि जो है प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही और इसके अगले पॉइंट्स को अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। जो कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।